बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद। मैं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी और हमारे साथी एक्सपर्ट्स आपका हमारे कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 2 हफ्ते पहले आज के ही दिन हम लोगों ने आपके लिए कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे एक नई पहल की शुरुआत की थी। बात पते की लाख टके की बात पते की। पिछले रविवार हमने बात करी थी जैविक खेती के बारे में। आप जैसे कई किसान भाइयों ने पिछले हफ्ते हमारा ऐप डाउनलोड करके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस नए प्रयास को जो बेशुमार प्यार दिया है, उसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है। आज भी रविवार के दिन शाम के 7 बजे हम फिर हाजिर हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम आपके द्वारा चुने हुए एक विषय पर अपने कृषि एक्सपर्ट्स की टीम के साथ सलाह मशवरा करने के लिए करेंगे बात पते की। तो किसान भाइयों, इस हफ्ते आप लोगों ने हमसे जानना चाहा था धान की फसल के बारे में, क्योंकि आप में से कई लोग अभी धान की फसल आप लोगों ने लगा रखी है, थोड़ी वो बड़ी हो गई है और इसलिए आप लोगों की तरफ से काफी सवाल हमारे ऐप पे आ रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे थे। काफी किसान भाई हमारे हमसे इस फसल के बारे में जो जो सवाल कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस बहस के माध्यम से उन्हें वो सारी जानकारी मिल जाए। इस विषय पर हमें और ज्ञान देने के लिए कृषि एक्सपर्ट्स पैनल से आज हमारे साथ हैं मनिंदर जी, गगन जी, प्रियंका जी और अनुराग जी। ये सभी एक्सपर्ट्स एक एक करके हमें इस विषय पे अपना ज्ञान देंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत में धान की खेती पे मोटी-मोटी क्या जानकारी देंगे हम आज? धान की खेती पूरे विश्व में बड़े पैमाने पे की जाती है और यह पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। धान की खेती में जो सबसे पहला नंबर आता है पूरे विश्व में, वो है चीन का। और उसके बाद जो नंबर आता है वो भारत का। मतलब जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। खरीफ फसलों में धान एक प्रमुख पीक है। भारत में जो जुताई योग्य क्षेत्र है उसमें लगभग जो 1/4 क्षेत्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ धान ही लगाई जाती है। और लगभग भारत की जो आधी आबादी है वो अनाज के रूप में धान का इस्तेमाल करती है। पिछले 45 वर्षों से पंजाब ने धान की पैदावार में बहुत ज्यादा उन्नति हासिल की है। नई टेक्नोलॉजी और अच्छी पैदावार करने वाली बीजों के कारण धान की पैदावार में पंजाब भारत में सबसे आगे है। साथ ही साथ उसके बाद जो नंबर आते हैं वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार, ताकि ऐसे कई राज्य हैं जिनमें मुख्य स्वरूप में धान की खेती की जाती है। और झारखंड एकमेव ऐसा राज्य है जो 71% वहां पे धान की खेती की जाती है। लेकिन इसके बावजूद वहां की जो पैदावार है वो बहुत कम है। उसका कारण जो बीजों का चयन है वो भी हो सकता है। धान की उत्पादकता बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख चीज ये है कि आप जो किस्मों का चुनाव करते हैं वो, और भूमि एवं जलवायु को देखकर उचित तरीके से किस्मों का चुनाव है वो किया जाना चाहिए। तो आप अच्छी से अच्छी पैदावार धान में ला सकते हो। जी प्रियंका जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें भारत में धान कहाँ-कहाँ उगाया जाता है, किस जगह उसकी पैदावार अच्छी है और किस जगह अच्छी नहीं है, तो क्यों अच्छी नहीं है वो हम आगे इस चर्चा में जारी रखेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो चावल है, धान के बाद जो चावल होता है उसकी माँग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बासमती ही नहीं, कई तरह की गैर बासमती किस्में भी हैं, जिनकी माँग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी फसल को लगाने से पहले, हालाँकि आप लोगों ने फसल लगा रखी है, फसल अभी धान की काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके बाद अभी जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर एक संक्षेप में मैं एक जानकारी जानना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे प्रियंका जी ने बोला कि बीज के चयन की वजह से हो सकता है बीज का चयन सही ना हुआ हो, तो कुछ राज्यों में जो है धान की फसल पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हम बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे इसकी। तो मनिंदर जी, आप बताइए, सबसे पहले बीज का चयन करते वक्त धान की किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी अनुपम जी, किसान अक्सर जो उत्पादन है उसको ही मुख्य रूप से आगे रखते हैं, क्योंकि यह मुख्य फसल है और इससे उनकी आमदन का एकमात्र सोर्स है। तो इसी के साथ साथ उत्पादन के साथ साथ अपना उनके बीज प्रतिरोधक क्षमता, कीटाणुओं व बीमारियों से सहनशीलता व सूखे या ठंडे मौसम में वह वैरायटी कैसी रहती है, इसका चुनाव भी अहम माना जाता है। तो हम एक एक करके सब पे थोड़ा चर्चा करेंगे।
सबसे पहले आता है स्थानीय जलवायु परिस्थिति में जो वैरायटी हम चूज करते हैं उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जो जलवायु है वह अनुकूल होनी चाहिए, जो भी अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसमें वैरायटी अच्छे से अडोप्ट होनी चाहिए, और कम क्षेत्र वाले में भी उसका चयन अच्छे से होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे जो भी नमी है, तो नमी का प्रभाव भी जब धान की कटाई होने लगती है तो उसके उत्पादन पर काफी पड़ता है। तो इसके बाद परिपक्वता की अवधि यानी कितना टाइम लेती है जो वैरायटी उसको मैच्योर होने में, तो वो भी अहम भूमिका निभाती है। ये अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्स हैं, पानी अच्छा है और जमीन की क्वालिटी अच्छी है, तो हम बासमती जैसी वैरायटी उगा सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम 90 दिन जो कम दिनों में वैरायटी मैच्योर होती है वो लगा सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से PV 1509 है। तो इस तरह से हम चयन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है सूखे में सहनशीलता जो वैरायटी रखती है। जैसे अगर कभी पानी लगने में देरी हो जाए या बरसात आने में देरी हो जाए, तो वो वैरायटी कुछ दिन तक सहनशील होनी चाहिए, जिससे उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता। सहनशीलता उस वैरायटी में होनी चाहिए जिससे किसानों का कीटनाशक पर खर्च कम हो और वह अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसी के बाद मिट्टी की जो बात आती है, वो मिट्टी में जैसे कोई सैलाइन सॉइल है जिसमें जिंक या फास्फोरस की कमी है, तो उसमें भी ऐसी वैरायटी चूज करनी चाहिए जो उस मिट्टी में अच्छे से कामयाब हो सके। तो ऐसी वैरायटी का एक एग्जांपल PSB RC86 है और PSB RC88 है। ये ऐसी मिट्टी में अच्छी तरह से कामयाब है। और जब किसान बीज लेते हैं तो वो अच्छे प्रमाणित संस्थान या अच्छी बीज की दुकान से लेना चाहिए, ताकि उनकी पूरी शुद्धिकरण हो सके और उनका आकार जो है वो एक समान हो सके, और उनकी जो अंकुरण की क्षमता है वो 85% से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब मेन बातें हैं। और अगर अपने क्षेत्र के किसी कृषि सलाहकार से सलाह लेकर ही वैरायटी का चूज करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण अंग है जो हमारी आगे की फसल है। तो इसके बाद अगर हम बीज ले लेते हैं तो उसका उपचार को भी ध्यान में रखना चाहिए। बीज को, जो हल्का बीज है, उसे हवा में उड़ा देना चाहिए और उसके बाद पानी में नमक का घोल बनाकर उसमें उस बीज को डालकर उसको निथार देना चाहिए, ताकि जो अच्छे और क्वालिटी वाले जो हमारे पास दाने हैं वो बचें। और उसके बाद उसको कीटनाशक और फफूंदी नाशक के मिक्सचर से उनको उपचार कर देना चाहिए, ताकि उनके अंकुरण और आगे उनकी जैसे कीटाणु और फफूंदी नाशक से रक्षा हो सके। तो ये सब बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जी अनुपम जी। जी, जहाँ तक मैं समझाऊं कि किसान भाई अगर सही बीज का चयन करेंगे और बीज उपचार जरूर कराएंगे तो उनको वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो आजकल आ रही हैं। अब गगन जी, मैं आप पे आता हूँ। आप मुझे बताइए कि बीज चयन की हमने बात कर ली, हमने बीज उपचार की भी बात कर ली, फिर किसान इसके बाद नर्सरी लगाता है। दो तरीके होते हैं पौधारोपण करने के, एक डायरेक्टली वो बीज डालता है और एक नर्सरी लगाता है। उसके बाद अभी जो आजकल की स्टेज चल रही है जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं किसान, और इसी के सबसे ज्यादा सवाल है हमारे पास। तो आप बताइए कि इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए कि आजकल जो उन्हें दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। जी नमस्कार अनुपम जी। मैं थोड़ा सा पहले बात करूंगा नर्सरी के बारे में। जी बिल्कुल। तो जो किसानों को चाहिए होता है कि वो 7 से 8 किलोग्राम बीज की नर्सरी तैयार करनी चाहिए, और इसके लिए 75 मीटर स्क्वायर एरिया की या जमीन की जरूरत होती है। जमीन की पहले अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए और उस पे नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जब रोपाई करता है फार्मर, तो फार्मर को 15 से 22 सेंटीमीटर तक की स्पेसिंग रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 22 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए, 15 से लेकर। और उसके बाद अब जो समस्याएं आ रही हैं किसानों को, वो उर्वरक के बारे में है। तो किसानों को जो यूरिया का उपयोग करना है खेत में, वो 3 किस्मों में करना चाहिए। 3 किस्तों के अंदर 100 से 150 किलोग्राम यूरिया फार्मर डाल सकता है। और जो सिंगल सुपर फास्फेट जो है सुपर खाद जिसे बोला जाता है,
तो वो जब तैयार करता है फार्मर खेत को, उस वक्त डालनी चाहिए, और इसकी 75 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालनी चाहिए। और जो MOP या पोटाश कहते हैं जिसे, तो पोटाश की 25 किलोग्राम मात्रा खेत में डालनी चाहिए। आधी मात्रा को रोपाई के समय खेत में मिट्टी के नीचे डाल देना चाहिए रोपाई से पहले। जो फार्मर को, जो किसान को यूरिया का जो डालना है, यूरिया की किस्तें, वो 7 दिन बाद, 21 दिन बाद और 42वें दिन डालनी चाहिए। लेकिन जो छोटी किस्में हैं जो 85 से 90 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, तो उस केस में 35 दिन के अंदर अंदर पूरी यूरिया की खाद डाल देनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं सुपर खाद की। अगर फार्मर ने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है, खाद SSP डाला है, तो उस केस में हमें फार्मर को सुपर खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फार्मर DAP खाद डाल रहा है, तो फार्मर को 10 किलोग्राम सुपर खाद जब रोपाई से पहले खेत तैयार करता है तो उस वक्त डालनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो मेन समस्या आती है फार्मर को, किसान को, वो जिंक के बारे में आती है। अगर फार्मर जिंक 21% वाली डाल रहा है, जिंक सल्फेट 21% वाली, तो उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। और यह डालनी चाहिए फार्मर को जब 7 या 10 दिन के अंदर रोपाई करने के। और अगर 33% वाली खाद डाल रहा है जिंक सल्फेट, तो उस केस में 6 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए होती है। और इसे हम यूरिया खाद के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर फार्मर ने ये दोनों नहीं डाली, तो फार्मर चिलेटेड जिंक आती है 39.5% वाली, उसकी 200 मिलीलीटर मात्रा धान रोपाई के 15 दिन बाद जब थोड़ा कल्ले बनने लगते हैं उस वक्त डालें स्प्रे करके। और एक बार जब गोब में आता है, जब बालियां निकलना स्टार्ट होने वाली होती हैं, तो उस वक्त 200 मिलीलीटर मात्रा पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए पौधों पर। और अगर कभी कमी आ रही है जिंक की कमी में क्या होता है कि जो नीचे वाली पत्तियां वो जंगनुमा हो जाती हैं, जैसे लोहे में जंग लगती है वैसे तरह के दिखने लगती हैं। तो उस केस में भी फार्मर 150 से 200 मिलीलीटर जिंक चलेटेड 39.5% की स्प्रे कर सकता है खेत में। जी अनुपम जी। जी गगन जी, बहुत सही जानकारी दी आपने। तो आजकल क्या समस्या आ रही होगी? अगर मैं आज की बात करूं तो धान की फसल में सबसे ज्यादा जी, अगर हम खाद उर्वरक के बारे में देखें तो मेन जो समस्या आ रही है वो जिंक की कमी आ रही है। जिंक की कमी से कैसे पता चलता है कि वो जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो जंगनुमा हो जाते हैं, जैसे लोहे में जंग लगता है वैसे हो जाते हैं। उसको सही करने के लिए फार्मर चलेटेड जिंक 39.5% वाली की 1 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करे। और जो दूसरी समस्या आ रही है वो लोहे की कमी है। लोहे की कमी में क्या होते हैं, जो नई पत्तियां होती हैं ऊपर वाली, वो पीले से सफेद की तरह दिखने लगती हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए फार्मर को कि खेत में पानी खड़ा करके रखना चाहिए और फेरस सल्फेट की 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 4 से 5 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। जी गगन जी, तो जितने किसान भाई ये सुन रहे हैं इस बात को नोट कर लीजिए। ये जानकारी अभी आज के लिए आपको बताई गई है। जिस अवस्था में अभी आपकी धान की फसल है उसमें ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बात पे हम आते हैं अनुराग जी के साथ। अनुराग जी, आजकल आपने देखा ही है कि किसान क्या क्या सवाल कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां उनको आ रही है। तो क्या प्रमुख बीमारियां हैं जो अभी धान की फसल में हो रही हैं और उनके निवारण के उपाय क्या हैं? जी अनुपम जी, धान की फसल में प्रमुख रोग लगते हैं जैसे जीवाणु जनित रोग, फफूंद जनित रोग, कीट से लगने वाले रोग। और इसका अगर उपचार सही समय से सही तरीके से नहीं किया जाए तो उत्पादन में बहुत ही प्रभाव डालता है। उसी तरीके से फफूंद जनित रोग की बात मैं करूँ तो झुलसा रोग जो धान की फसल में बहुत ही तेजी और बहुत ही बड़े पैमाने पे लगता है। और इससे क्या होता है कि ये जो रोग है ये पौधे की शुरुआती अवस्था से लेकर के दाने बनने की अवस्था तक ये इस रोग का प्रकोप होता है। और इससे जो है पत्तियों के तने में गांठे और बाली पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। बीच में राख के रंग के तथा किनारों पर गहरे भूरे या लालिमा लिए होते हैं। कई धब्बे मिलकर कत्थई सफेद रंग के बड़े धब्बे बना लेते हैं जिससे पौधा झुलस जाता है। और गांठे पर या बालियों के आधार पर प्रकोप होने पर पौधे हल्की हवा से भी गांठों पर से तथा बाली के आधार से टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए किसानों को करना चाहिए कि खेत से
जो भी खरपतवार है उसको अच्छे तरीके से सफाई करना चाहिए। खेत में खरपतवार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और रोग रोधी किस्में का चयन करना चाहिए, जैसे आदित्य, तुलसी, जया, बाला, पंकज, ये ऐसी रोग रोधी जो किस्में हैं इसका चयन करना चाहिए। इन किस्मों का चयन से ये होता है कि झुलसा रोग का प्रकोप कम होता है और किसान इस रोग का प्रकोप न हो फसल में, उसके लिए बीज का उपचार करें। बीज का उपचार कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की घोल बनाकर 6 से 12 घंटे तक बीज को डुबाए और उसके बाद उसको छाया में बीज को सुखाकर बोनी करें। तो इससे क्या होता है कि जीवाणु ये झुलसा रोग जो है इसका प्रकोप नहीं होता है। अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप दिखे तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना। और उसी तरीके से फिर बूढ़ा धब्बा रोग का भी प्रकोप होता है और ये भी जो है पौधे के मतलब शुरुआती अवस्था से लेकर दाने बनने की अवस्था तक पौधे में ये बीमारी का प्रकोप देखा गया है। इसके मुख्य लक्षण ये हैं कि यह पौधे या रोग पत्तियों और उसके बाद दानों पर आक्रमण करता है। पत्तियों पर गोल, अंडाकार, आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं जिससे पत्तियां झुलस जाती है तथा पूरा पौधा सूख कर मर जाता है। और इसके लिए किसानों को करना चाहिए कि बीज को सबसे पहले बुआई से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए और कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करके ये करने से क्या होता है कि ये बीज रोग का प्रकोप कम होता है। अगर खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखे तो कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए। इसी तरीके से धान में एक और जो प्रमुख रोग है जिसको बोलते हैं खैरा रोग, ठीक है। तो खैरा रोग जो होती है वो जस्ते की कमी से होती है और जिस मिट्टी में जस्ते की कमी होती है उस खेत में धान की बुआई करने के बाद ये लक्षण देखने को मिला है। तो अगर इस रोग खैरा रोग का प्रकोप अगर धान की फसल में हो गया है तो इसके लिए किसानों को करना चाहिए कि 20 से 25 किलोग्राम जिंक का उपयोग बुआई से पहले करें। तो जीवाणु झुलसा रोग जो है वो ऐसे क्षेत्रों में पाया गया है जहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जहाँ पे पानी का जमाव धान की फसल में बराबर रहता है। तो उस क्षेत्र में ये मतलब जीवाणु झुलसा रोग का प्रकोप देखा गया है। और इसमें क्या होती है कि पौधे की नई अवस्था में मतलब शुरुआती अवस्था में नसों के बीच पारदर्शिता लिए हुए लंबी लंबी धारियां पड़ जाती है जो बाद में कत्थई रंग के ले लेती है। इसके लिए किसानों को करना चाहिए कि बीज का उपचार, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन 0.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज का उपचारित करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये बीमारी का प्रकोप नहीं होता फसल में। और फिर उसी तरीके से है कंडवा रोग, ठीक है। कंडवा रोग जो होता है वो दाने में बनता है, मतलब बाली में बनता है और ये कोयले के जैसा काला पाउडर भरा होता है जो दाने में फट जाने से बाहर दिखाई देता है, जिससे क्या होता है कि फसल में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम जो 50% WP आती है उसका स्प्रे करना चाहिए। तो इससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कीट के बारे में। तो धान की फसल में प्रमुख जो कीट है इसको बोलते हैं पत्ती लपेटक, ठीक है। पत्ती लपेटक कीट, ये कीट ऐसा होता है कि धान के पत्तों पे ये कीट का प्रकोप देखा गया है और ये कीट धान के दोनों पत्तों को आपस में जोड़ करके, ठीक है, और क्या होता है कि वो पत्तियां बाद में सूख जाती है। तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि प्रोफेनोफोस 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए। तो इससे धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट को नियंत्रण किया जा सकता है। जी अनुराग जी, मेरे ख्याल से आपने सारी प्रमुख बीमारियां और प्रमुख कीट बहुत ही अच्छे से समझाए हमारे किसान भाइयों को, और यही सब दिक्कतें इनको आ रही थी जिस वजह से एक तो हमने ये टॉपिक लिया और सेकंड उन्होंने हमसे इसी मामले में सारे अपने सवाल किए थे। तो अब मैं सबसे पहले तो सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं और मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आज का ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारे अन्य किसान भाई भी जो धान के बारे में हमसे सवाल करते हैं, जिन्हें धान की फसल लगा रखी है, उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको उनसे निदान पाने का एक जो है तरीका मिल जाए। अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जो आप हमारे ऐप पर या इस वीडियो में कमेंट्स करके बताएंगे।
तो किसान भाइयों, इस हफ्ते आप लोगों ने हमसे जानना चाहा था मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग क्या होती है, ये कैसे करी जाती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो बेल आइकन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर रविवार शाम 7 बजे जरूर देखें आपका अपना शो बात पते की। धन्यवाद।